आज की कहानी है इंडिया के गोवा की, जहां खुशबू बनाने वाली एक औरत की जिंदगी खून और खामोशी में तब्दील कर दी गई। 45 साल की मोनिका गुडे एक परफ्यूम एक्सपर्ट जो लोगों के दिलों में खुशबू भरना जानती थी, और उसी औरत को उसके ही घर में पहले बेरहमी से रेप किया गया और फिर इतनी खामोशी से उसका कत्ल किया गया कि पड़ोसी तक को कुछ पता नहीं चला। कातिल कौन था? क्या वो कोई अनजान शख्स था या कोई ऐसा चेहरा जो रोज उसकी सोसाइटी के गेट पर खड़ा होता था? ये कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, ये कहानी है चाहत, नफरत, इंतकाम और एक ऐसे शख्स की जो 48 घंटे तक छत पर भूखा प्यासा छुपा रहा, सिर्फ इसलिए कि उस औरत को जिंदा लाश बना सके। आज हम आपको बताएंगे कि मोनिका गुडे के साथ असल में क्या हुआ था और वो कौन था जो बिना किसी जबरदस्ती के उसके घर के अंदर घुस आया और सुबह होने से पहले वहां से गायब हो गया। 6 अक्टूबर 2016 सुबह के 10 बज रहे थे। रोज की तरह मोनिका गुडे की मेड उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी होती है। वो डोरबेल बजाती है तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो फिर बेल बजाती है और फिर दोबारा कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो लगातार बेल बजाती रहती है और गेट भी पीटती है, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता। मेड ने पहले सोचा कि शायद मोनिका सो रही होंगी, लेकिन जब काफी देर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसके दिल में अजीब सी घबराहट पैदा होना शुरू हो गई। घबराकर उस मेड ने फौरन मोनिका के भाई अनंत गुडे को फोन किया और सारी बात बता दी। अनंत ने उसी वक्त मोनिका के फोन पे कई मर्तबा कॉल की, लेकिन हर कॉल पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। अब घबराहट खौफ में बदल चुकी थी। अनंत ने मोनिका के पड़ोसी को कॉल की, क्योंकि उस औरत के पास मोनिका के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी होती थी। पड़ोसी फौरन अपार्टमेंट पहुंची, गेट अनलॉक किया और जैसे ही वो अंदर कदम रखती है उसके होश उड़ जाते हैं। सामने बेडरूम में मोनिका बेड पर सीधी लेटी हुई थी। उसके हाथ और पांव बेड के साथ बंधे हुए थे और कपड़े भी उतरे हुए थे। पड़ोसी ने घबराकर नब्ज चेक की तो मोनिका मर चुकी थी। अगले ही लम्हे पुलिस को कॉल की जाती है। थोड़ी देर में फॉरेंसिक टीम और गोवा पुलिस क्राइम सीन पर पहुंच जाती है और इन्वेस्टिगेशन का आगाज होता है। मोनिका की लाश फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और पुलिस पूरे फ्लैट की छानबीन शुरू करती है। और यहाँ एक हैरत अंगेज बात सामने आती है। फ्लैट को देखकर कहीं से भी ऐसा नहीं लगता था कि कोई यहाँ जबरदस्ती घुसा हो। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान मोनिका के कमरे से अंडे के छिलके भी बरामद हुए थे, जिससे पुलिस को पहली बार ये अंदेशा होता है कि कातिल शायद मोनिका का कोई अपना ही हो सकता है। पुलिस मोनिका के पर्स को चेक करती है। उसमें सिर्फ डेबिट कार्ड, कुछ बिल्स होते हैं। ना तो उसमें कोई पैसे थे और ना ही कोई चीज। सीसीटीवी ढूंढने की काफी कोशिश होती है, लेकिन अफसोस उस पूरी सोसाइटी में एक भी सीसीटीवी मौजूद ही नहीं था। पड़ोसियों से पूछताछ होती है, लेकिन ना तो किसी ने कुछ देखा था और ना ही किसी ने कुछ सुना। चोरी का पहलू भी चेक होता है, मगर फ्लैट से कुछ भी चोरी नहीं हुआ होता। अब पुलिस को यकीन हो जाता है कि किसी अनजान ने नहीं, ये किसी अपने ने किया है। पुलिस को सीधा शक मोनिका के हस्बैंड पर जाता है, जो कि तमिलनाडु के मशहूर फोटोग्राफर हैं, जिनका नाम भारत राम मारुत है। पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए बुला लेती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। फिर मोनिका के करीबी लोग जैसे कि दोस्त, रिश्तेदार और सबसे पूछताछ होती है, मगर कातिल का कोई सुराग नहीं मिलता। और फिर आती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बारी, जिसमें खुलासा होता है कि मोनिका की मौत दम घुटने से हुई और कत्ल से पहले मोनिका का रेप भी किया गया था। यानी कातिल ने पहले अपनी हवस पूरी की और उसके बाद मोनिका को मार डाला। अब सवाल सिर्फ एक है, आखिर मोनिका गुडे का कातिल कौन था और वो कौन सा शख्स था जो बिना किसी जबरदस्ती के उसके घर के अंदर घुस आया और जिंदा मोनिका को लाश बनाकर चला गया।
पुलिस इन्वेस्टिगेशन चली रही थी कि इसी दौरान एक ऑफिसर के दिमाग में एक बात दोबारा उभर कर आती है कि मोनिका के बैग में कुछ डेबिट कार्ड के बिल मिले थे, लेकिन पूरी तलाशी के बावजूद डेबिट कार्ड वहां पर मौजूद ही नहीं था। यही वो पॉइंट था जहां से केस की डायरेक्शन बदल जाती है। गोवा पुलिस फौरन उन बिल्स को लेकर बैंक पहुंचती है और बैंक वालों से उस डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री तलब करती है। और यहाँ एक हैरत अंगेज इंकशाफ होता है। बैंक बताता है कि 6 अक्टूबर 2016 की सुबह तकरीबन 6 बजे इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल एक एटीएम मशीन पर हुआ है, जो कि सपना राज वैली से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। पुलिस फौरन ही उस बैंक को इंस्ट्रक्शन देती है कि अगर इस कार्ड का दोबारा इस्तेमाल हो तो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। उसके बाद पुलिस उस एटीएम बूथ की सीसीटीवी फुटेज हासिल करती है और जैसे ही फुटेज सामने आती है, गोवा पुलिस को पहली बार कातिल का चेहरा मिल जाता है। अब पुलिस के पास न सिर्फ एक थ्योरी थी बल्कि एक चेहरा और एक रास्ता भी था। पुलिस उस तस्वीर को लेकर वापस सपना राज वैली पहुंचती है और सोसाइटी के रहने वालों से पूछताछ शुरू करती है। तस्वीर देखते ही लोग फौरन कहते हैं कि ये शख्स यहाँ पहले सिक्योरिटी गार्ड रह चुका है। इस आदमी का नाम था राजकुमार सिंह। राजकुमार इस सोसाइटी में पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, लेकिन चोरी के इल्जाम में तकरीबन 2 से 2.5 महीने पहले उसे यहाँ से निकाल दिया गया था। गोवा पुलिस के लिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस केस में पहली दफा में ही उनके पास कातिल का नाम भी था और चेहरा भी। मालूम हुआ कि राजकुमार 21 साल का था और पंजाब के भटिंडा का रहने वाला था और उस पर पहले भी कई चोरी के केसेस दर्ज हुए थे। लेकिन असल चैलेंज अभी भी बाकी था कि राजकुमार कहाँ है और वो कैसे पकड़ा जाएगा। पुलिस ने फैसला किया कि अब उस डेबिट कार्ड की नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का इंतजार किया जाए। अगले दिन पुलिस के पास बैंक से अचानक कॉल आ जाती है। बताया जाता है कि इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बेंगलोर के एक एटीएम से हुआ था। गोवा पुलिस फौरन बेंगलोर पुलिस से राब्ता करती है और बेंगलोर पुलिस एटीएम की सीसीटीवी चेक करती है और इस बार भी कैमरे के सामने राजकुमार का चेहरा बिल्कुल साफ होता है। पुलिस उस तस्वीर को लेकर एटीएम के करीबी होटल्स और लॉजेस में पूछताछ शुरू करती है और फिर एक होटल के रिसेप्शनिस्ट तस्वीर देखकर फौरन पहचान लेता है कि हाँ, ये आदमी हमारे ही होटल में ठहरा हुआ है, लेकिन अभी किसी काम से बाहर गया हुआ है। पुलिस बिना वक्त जाया किए सादे कपड़ों में होटल के रिसेप्शन पर ही रुक जाती है ताकि राजकुमार को कोई शक न हो सके। कुछ ही देर बाद जैसे ही राजकुमार होटल के अंदर दाखिल होता है, पुलिस उसे फौरन पहचान लेती है और वहीं उसे गिरफ्तार कर लेती है। 8 अक्टूबर 2016 यानी मोनिका के कत्ल के सिर्फ 2 दिन बाद ही उसके कातिल को पकड़ लिया गया था। नाम पूछा जाता है तो वो खुद कबूल करता है कि मैं ही राजकुमार सिंह हूँ। इसके बाद गोवा पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। गोवा पुलिस बेंगलोर पहुंचती है, कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड हासिल कर लेती है और राजकुमार को गोवा ले आती है। गोवा पहुंचकर जब राजकुमार से पूछताछ होती है तो वो किसी भी प्रेशर के बगैर ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पूरी कहानी पुलिस के सामने रख देता है। जब पुलिस पूछती है कि तुमने मोनिका के साथ ऐसा क्यों किया, तो जो कहानी सामने आती है वो कुछ ऐसी थी। मोनिका गुड्डे की कहानी जून 2016 से शुरू होती है। 45 साल की मोनिका एक शादीशुदा औरत थी। मोनिका और उसके हस्बैंड की आपस में बनती नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपने हस्बैंड से अलग ही रहा करती थी। गोवा शिफ्ट होकर मोनिका ने अपना परफ्यूम का बिजनेस खोला। उसने 7 जून 2016 को गोवा में रेंटेड फ्लैट ढूंढने का प्लान बनाया और सपना राज वैली की सोसाइटी के रेंटेड फ्लैट्स चेक करने वहां पहुंची। सोसाइटी के गेट पर उसे सिक्योरिटी गार्ड राजकुमार मिलता है। मैनेजमेंट ने पहले ही राजकुमार को फोन कर दिया था कि अगर कोई लेडी आएगी तो उसे फ्लैट दिखा देना, इसलिए राजकुमार मोनिका को फ्लैट दिखाता है। फ्लैट देखकर मोनिका वहां से निकल जाती है, मगर उस दौरान राजकुमार मोनिका पर बहुत ही फिदा हो जाता है। उसे मोनिका बहुत पसंद आ जाती है। कुछ 4-5 दिन बाद एक दिन जब एक गाड़ी सपना राज वैली के गेट पर आती है तो राजकुमार गेट खोलता है और देखता है कि मोनिका अपने सामान के साथ वापस आई है। मोनिका
राजकुमार को बताती है कि जिस फ्लैट को उसने पहले देखा था वो फ्लैट उसने ले लिया है। ये बात सुनकर राजकुमार के दिल में खुशी की लहर दौड़ उठी। वो मोनिका का सामान उसके फ्लैट तक पहुंचाने में उसकी मदद करता है। इन गुजरे दिनों में राजकुमार के जहन में बस एक ही चीज गूंजती रहती थी, मोनिका के सिवा उसके दिलो दिमाग में कोई चीज ही नहीं थी। और इसी ख्याल में राजकुमार का दिमाग आहिस्ता आहिस्ता बदल गया। राजकुमार ज्यादा से ज्यादा मोनिका को देखने और मिलने के तरीके ढूंढने लगता है। राजकुमार एक सिंपल सिक्योरिटी गार्ड था, मगर उसे मोनिका से मिलने का मौका भी कम मिलता था। तो राजकुमार ने एक तरकीब लड़ाई। राजकुमार अपनी मैनेजमेंट से बात करता है और कहता है कि मैं ड्यूटी खत्म करने के बाद सोसाइटी के लोगों की कार की सफाई और धुलाई का काम करना चाहता हूँ। मैनेजमेंट ने सोचा कि इससे सोसाइटी के लोगों का फायदा होगा और राजकुमार को कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे। तो मैनेजमेंट ने इस बात पर हाँ कर दी, लेकिन राजकुमार के जहन में कुछ और ही चल रहा था। वो मोनिका के फ्लैट पर जाता है और मोनिका की कार की सफाई करने की इजाजत मोनिका से ले लेता है। राजकुमार रोज गाड़ी की चाबी लेने और देने के लिए मोनिका के पास आता था, लेकिन एक दिन इसी काम की वजह से राजकुमार की सिक्योरिटी गार्ड वाली नौकरी चली जाती है, क्योंकि मोनिका की अम्ब्रेला यानी छतरी उसकी कार से चोरी हो जाती है। मोनिका जब राजकुमार से इस चीज की शिकायत करती है तो राजकुमार फौरन मुकर जाता है। मोनिका ने सोसाइटी मैनेजमेंट को बताया कि अगर यहाँ चोरी जारी रही तो सोसाइटी की काफी बदनामी हो सकती है। मैनेजमेंट ने इस बात को सीरियस लिया और गार्ड रूम की तलाशी ली। तलाशी में जो मिलता है वो बहुत ही हैरत अंगेज था। मोनिका की अम्ब्रेला राजकुमार के गार्ड रूम से मिलती है। सोसाइटी में पहले भी कई लोगों की चीजें गायब होती रहती थीं, लेकिन फिर सारा शक सिर्फ राजकुमार पर हो जाता है और इसी वजह से 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को सपना राज वैली से सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी छूटने के बाद राजकुमार, जिसके अंदर मोनिका के लिए अजीब सा जुनून और नफरत भर गई थी क्योंकि उसे चोरी के इल्जाम में सोसाइटी से निकाल दिया गया था, राजकुमार गोवा से निकल गया और कुछ दिन पोंडा एरिया में मजदूरी करता है और इसी दौरान वो मोनिका से 2 दफा मिलता भी है और उससे चोरी की कंप्लेन वापस लेने की बात करता है, लेकिन मोनिका उसे पोलाइटली तरीके से मना कर देती है। उसके बाद राजकुमार गोवा छोड़ देता है और चेन्नई जाता है, फिर वहां से मुंबई, फिर पुणे तक छोटी मोटी जॉब्स करता है, लेकिन उसे कोई भी प्रॉपर जॉब नहीं मिलती और वो फिर वापस 2 अक्टूबर 2016 को गोवा आ जाता है। राजकुमार के दिल में अब भी मोनिका के लिए जो नफरत थी वो कम नहीं हुई थी और उसने फैसला किया कि वो मोनिका के फ्लैट जाएगा और उससे बातचीत करेगा। 3 अक्टूबर 2016 को दोपहर में राजकुमार वापस सपना राज वैली पहुंचता है और चोरी छुपे सोसाइटी में एंटर हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि सब लोग उसे पहले ही जानते हैं। वो मोनिका के अपार्टमेंट के नीचे पहुंचता है और देखता है कि मोनिका की कार पार्किंग में नहीं है। इस बात से राजकुमार को यकीन हो जाता है कि मोनिका घर पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां से नहीं जाता। उसने डिसाइड किया कि वो छुपकर मोनिका का इंतजार करेगा, क्योंकि अगर किसी ने उसे इस सोसाइटी में देख लिया तो उसे वहां से निकाल दिया जाएगा। और इसी के साथ वो अपार्टमेंट की छत पर छुप जाता है, क्योंकि उसे पता था कि छत पर कोई आता जाता नहीं। छुप जाता है और वक्फे वक्फे से नीचे उतरकर मोनिका की कार चेक करता है, लेकिन मोनिका उस पूरा दिन घर पर नहीं आती और पूरा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। उसके बाद 4 अक्टूबर गुजरता है और फिर 5 अक्टूबर आ जाती है। 5 अक्टूबर की दोपहर तकरीबन 3 से 3:30 बजे के करीब राजकुमार फिर से नीचे आता है और देखता है कि मोनिका की कार पार्किंग में वापस आ चुकी है। इसका मतलब कि मोनिका घर पर आ चुकी है। इस बात ने राजकुमार को फिर से उकसाया और वो दोबारा छत पर चला जाता है और अंधेरा होने का इंतजार करता है। और शाम के तकरीबन 6:30 बजे राजकुमार नीचे आता है और मोनिका के अपार्टमेंट की डोरबेल बजाता है। मोनिका अंदर से पूछती है कि कौन है। राजकुमार खुद को सिक्योरिटी सुपरवाइजर बताता है, उसे दरवाजा खोलने का कहता है। मोनिका जब दरवाजा खोलती है तो राजकुमार उसको जोरदार धक्का देकर अंदर घुस जाता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। मोनिका को समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है और फिर उसी दौरान राजकुमार अपनी जेब से चाकू निकालता है और कहता है कि अगर तुम शोर मचाओगी तो मैं तुम्हें चाकू से मार डालूंगा। मोनिका डर के मारे चीखती है,
लेकिन राजकुमार अपने हाथ से मोनिका का मुंह दबा देता है, फिर धमकाकर उसे बेडरूम में ले जाता है और चाकू की नोक पर मोनिका के हाथ और पैर दोनों को बेड से बांध देता है और इसके बाद राजकुमार उससे चाकू के जोर पर पैसे भी मांगता है। मोनिका उसे कहती है कि मेरे पर्स में जितने भी पैसे हैं तुम सब ले लो। मोनिका के पर्स में लगभग 4,000 रुपए होते हैं, लेकिन राजकुमार का इन 4,000 रुपए से दिल नहीं भरता और वो और पैसे की डिमांड करने लगता है। मोनिका उसे बताती है कि मेरे पास डेबिट कार्ड है और पिन नंबर भी, तुम खुद एटीएम से पैसे निकाल लेना। लेकिन राजकुमार को तो डेबिट कार्ड का यूज करना ही नहीं आता था, तो बकायदा मोनिका उसे एटीएम से पैसे निकालने का तरीका भी सिखा देती है और अपना कार्ड और पिन नंबर भी बता देती है। मोनिका को लगता है कि अब राजकुमार वहां से शायद चला जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। राजकुमार मोनिका के मुंह में कपड़ा ठोस देता है और जब उसे थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है कि अब मोनिका उसका कुछ नहीं कर सकती, तो वो किचन जाकर सुकून से फ्रिज से पानी निकालकर पीता है और फ्रिज से अंडे निकालकर उसे बॉयल करके खा लेता है और फ्रिज से चॉकलेट और आइसक्रीम निकालकर वो अपना पेट भरता है और वो इतनी तसल्ली से खाना खाता है जैसे उसे कोई जल्दी ही नहीं है, क्योंकि उसे पता था कि इस अपार्टमेंट में मोनिका अकेली रहती है और जब भी वो वहाँ तसल्ली से बैठकर खाना खाता है, क्योंकि उसने पिछले 2 दिन से न कुछ खाया था और ना कुछ पिया था। ये सब करते हुए उसे रात के तकरीबन 12:30 बज जाते हैं। वो फिर से मोनिका के बेडरूम में आ जाता है और मोनिका का रेप करता है और ये सब करते करते उसको रात के 2 से 2:30 बज जाते हैं। वो लगभग 8 घंटे से ज्यादा मोनिका के फ्लैट के अंदर मौजूद था और जब उसका दिल भर जाता है तो वो घबरा जाता है कि अगर उसने अब मोनिका को जिंदा छोड़ दिया तो वो कानूनी कार्रवाई करके उसको पकड़वा सकती है और फिर वो घबराकर मोनिका के मुंह पर तकिया रख के दबाता है और फिर दम घुटने से मोनिका की मौत हो जाती है। फिर राजकुमार आराम से उठता है और बाथरूम जाता है, शेव करता है और शॉवर लेता है और 6 अक्टूबर 2016 सुबह 3:30 बजे तक चोरी छुपे वहां से निकल जाता है और जैसे ही सुबह होती है वो 6 अक्टूबर की सुबह 6 बजे तक सपना राजवैली के करीब से एटीएम से पैसे निकालता है और सीधा बेंगलोर चला जाता है, जहां पुलिस ने उसको बाद में अरेस्ट किया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब अपने अंजाम तक पहुंची तो गोवा पुलिस के पास सब कुछ साफ साफ था। राजकुमार पर सीधे सीधे ये जुर्म साबित किए गए कि एक औरत का बेरहमी से कत्ल करना, उस औरत का रेप, उसके घर में घुसकर लूट मार और रात के अंधेरे में जबरदस्ती घर में दाखिल होना। राजकुमार को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने खड़ा किया गया, हाथों में हथकड़ियां और सामने कानून। लेकिन अफसोस, जिस मोनिका को इंसाफ मिलना चाहिए था उसके लिए फैसला अभी तक कागजों और तारीखों में अटका हुआ है।